वेलकम बैक एवरीवन। आई एम योर एजुकेटर स्वाम्या। आज मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ हिस्ट्री का सिलेबस, यानी कि आप कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स पढ़ के जाइए ताकि आप CUET 2022 का जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो आप सही से अच्छे से टैकल कर पाएंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको कैसे स्टार्ट करना है और कहां से हिस्ट्री का सिलेबस पढ़ना स्टार्ट करना है। Okay, so first of all, I would like to introduce myself. I am your educator Swamya. I am currently pursuing my Masters of Arts in English. I have done my graduation from Punjab University, Chandigarh in BA and B.Ed. Apart from that, starting off with our very first topic, जो कि है आपकी NCERT book का सबसे first chapter, which is Bricks, Beads and Bones. तो अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन वाला हमारा चैप्टर है, इसमें से आपको कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स रीड करके ही जाने हैं, ठीक है, यानी कि आप किसी अंडर एनी गिवन सर्कमस्टांस इन टॉपिक्स को मिस नहीं करोगे, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी बुक में जो इंट्रोडक्शन हुआ है इस चैप्टर का वो हुआ है थ्रू हड़प्पन सील। तो भाई आपको पता होना चाहिए एक या दो लाइन में कि हड़प्पन सील क्या थी, ठीक है, उसको किस टाइप का वो आर्टिफैक्ट था, ठीक है, और वो किस लिए यूज होती थी, जैसे कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड के लिए यूज होती थी, है ना, आइडेंटिटी बताती थी। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये वाला टॉपिक पढ़ के जाओगे आप। उसके बाद आपको आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस पढ़ने। आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस कौन से थे? ऐसे एविडेंसेस जो हड़प्पन साइट से हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को मिले थे, जैसे कि पॉटरी, ठीक है, पॉट्स हो गए, ज्वेलरी हो गई, ठीक है, इसके अलावा और क्या था, सील्स हो गई, ठीक है, हाउसेस, पॉट्स, बर्न्ट ब्रिक्स, ये सब किसके अंडर आता है? ये सब आता है हमारे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के डोमेन के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए कि हड़प्पन साइट से, कहां से, हड़प्पन साइट से हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उनको कौन कौन से ऐसे एविडेंसेस मिले थे जिसकी वजह से उनको सिविलाइजेशन की एग्जिस्टेंस के बारे में पता लगा। क्लियर हो गया। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज योर टाइम पीरियड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन, जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है 3300 BCE टू 1300 BCE, और जो आपका मैच्योर हड़प्पन पीरियड है वो आता है 2600 टू 1900 BCE के बीच में। BCE की फुल फॉर्म क्या है? बिफोर द कॉमन एरा। क्लियर है इतना? चलिए जी। उसके बाद आपको पढ़ना है सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज। सबसिस्टेंस स्ट्रैटेजीज का मतलब क्या है? उनकी डाइटरी प्रैक्टिसेस, वो लोग क्या कंज्यूम करते थे, जो हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान जो हड़प्पन लोग थे वो लोग क्या खाते पीते थे, उनकी कंजम्पशन प्रैक्टिसेस कैसे थी। जैसे कि इसमें नेम्स हैं कुछ एनिमल्स के, और जैसे कि गारियल हो गया, ठीक है, बोर हो गया। इसके अलावा कुछ प्लांट्स के भी नेम्स इसमें गिवन है, और कुछ आई वुड से जैसे कि वीट हो गया, राइस हो गया, ठीक है। इसके अलावा आपको पढ़ना है मोहनजोदाड़ो के बारे में, ठीक है, जो कि लोअर टाउन और सिटाडल में डिवाइडेड था। उसके बाद आपको ड्रेनेज सिस्टम पढ़ना है, जो कि ग्रिड पैटर्न में था। कौन से पैटर्न में था? ग्रिड पैटर्न में ड्रेनेज सिस्टम वहां का बना हुआ था, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है डोमेस्टिक आर्किटेक्चर। डोमेस्टिक आर्किटेक्चर मतलब घरों की कंस्ट्रक्शन कैसी हुई थी, हाउसेस कैसे थे, ठीक है, किस वे में थे कि भाई वो डायरेक्ट व्यू नहीं देते थे, ठीक है, विंडोज नहीं होती थी। तो इस टाइप के जो की पॉइंट्स हैं ये आपको याद रखने हैं। फिर आपको पढ़ना है अबाउट दी सिटाडल, ठीक है। सिटाडल मतलब किला, जहां पे कौन रहता था? किंग, और जहां पे एग्जिस्ट करता था हमारा ग्रेट बाथ। क्या एग्जिस्ट करता था? ग्रेट बाथ। उसके बाद आपको पढ़ना है लोअर टाउन, और वहां पे कौन लोग रहते थे, और ग्रेट बाथ और उसके फीचर्स आपको पढ़ने हैं। क्या थे ग्रेट बाथ के फीचर्स? कि भाई ये एक रेक्टेंगुलर टैंक था, ठीक है, इसके आसपास कोर्टयार्ड था। उसके बाद इसमें जाने के लिए दो फ्लाइट्स थी, यानी कि सीढ़ियां थी, एक नॉर्थ में एक साउथ में, जो कि टैंक के अंदर लीड करती थी।
टैंक को जिप्सम, मोटार ऑफ जिप्सम का यूज करके वाटर टाइट बनाया गया था और उसके आसपास ब्रिक्स लगाई गई थी। उसके बाद आपको पढ़ना है लग्जूरियस आइटम्स कौन कौन से एग्जिस्ट करते थे, सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से थे। सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब जहां पे प्रोडक्शन करी जाती थी अलग अलग मटेरियल्स की। उसके बाद जो मटेरियल था वो लाया कहां से जाता था, यानी कि कैसे हड़प्पन्स ने कॉन्टैक्ट्स मेंटेन किए हुए थे अलग अलग आसपास के एरियाज के साथ और विद दी डिस्टेंट लैंड्स, और वो वहां से कौन कौन से चीजें या प्रोडक्ट्स लाते थे। ठीक है, उसके बाद जो आपकी हड़प्पन स्क्रिप्ट है उसका नेम है एनिग्मेटिक स्क्रिप्ट, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको पढ़ना है सील्स और सीलिंग्स। सील्स और सीलिंग्स क्या करती थी, फैसिलिटेट करती थी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड को। किसको, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड। उसके बाद आपको वेट्स, वेट्स किस लिए यूज होते थे, चर्ट्स और वेट्स क्यों यूज होते थे, ताकि जो चीजें हैं उनको वे किया जा सके, है ना। और मेटल स्केल पैन जिसको हम तराजू भी कहते हैं, ये भी यूज किया जाता था। पैलेसेस और किंग्स के बारे में आपको पढ़ना है। और अथॉरिटी कौन सी ऐसी अथॉरिटी थी जिसने ये सारी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज किया था, यानी कि आपका जो एंशिएंट अथॉरिटी वाला टॉपिक है वो आपको पढ़ना है। समझ में आ गया आपको। उसके बाद ये हड़प्पन सिविलाइजेशन कैसे एंड हुई, इसके कुछ रीजंस हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन का एक रीजन दिया है, आर्यन इन्वेजन का एक रीजन दिया है ना। ये सारे जितने भी रीजंस हैं ये आपको पता होने चाहिए, दैट कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन। देन जो हमारे फर्स्ट डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, विच वाज अलेक्जेंडर कनिंघम, उनकी जो रिपोर्ट्स थी और ऑब्जर्वेशंस थी वो आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। उसके बाद आए दयाराम साहनी, ठीक है, इन दोनों की ऑब्जर्वेशंस आपको पढ़नी है। क्लियर हो गया आपको। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, इसमें क्या आता है प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में, कि भाई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस तो इतना सारा है लेकिन उसको समझे कैसे, उसको डेसिफर कैसे करें, डिकोड कैसे करें, इंटरप्रेट कैसे करें। क्लियर हो गया इतना। चलिए जी, अब यहाँ पे एक एमसीक्यू है आपके लिए, विच ऑफ दीज इज द फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, अर्बन प्लानिंग, ड्रेनेज सिस्टम, सिटेडल एंड लोअर टाउन, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो भाई ये भी था, अर्बन प्लानिंग भी सही है, ड्रेनेज सिस्टम भी था ग्रिड पैटर्न में, सिटेडल और लोअर टाउन में भी वो डिवाइडेड था, यानी कि ऑल ऑफ दीज इज द करेक्ट आंसर। मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करेंगे हम हमारा चैप्टर 2 विच इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स। इसमें से आपको क्या पढ़ना है कि भाई 1500 ईयर्स का जो टाइम पीरियड था, किसके बाद, जब हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो गई उसके बाद का जो टाइम पीरियड था उसमें कौन कौन सी डेवलपमेंट्स हुई। ठीक है, उसके बाद इंस्क्रिप्शंस क्या होते हैं, स्क्रिबलिंग्स होती है ना ये हार्ड सरफेस पे, वो आपको पढ़नी है। 16 महाजनपदास के जो नेम है उसमें से 16 में से कुछ आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, ठीक है, जैसे कि मगध, वज्जी, ठीक है, तो इन सबके नेम्स आपको पढ़ने हैं, कुरु। उसके बाद आपको मॉडर्न एम्पायर और उसके फीचर्स पढ़ने जरूरी है। फाउंडर कौन थे मॉडर्न एम्पायर के, पता होना चाहिए आपको। उसके बाद आता है आपका टाउन्स एंड ट्रेड वाला टॉपिक, जो डायरेक्टली आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, वो आप एक बार रीड करेंगे। और कॉइन्स एंड किंग्स, यानी कि इकोनॉमी कैसे चलती थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मॉडर्न एम्पायर। ठीक है, तो मॉडर्न एम्पायर के टाइम पे कि कौन कौन से कॉइन्स थे, गोल्ड थे, सिल्वर थे, ठीक है, कैसे कॉइन्स थे, कौन उनको बनाता था और कौन उनको इशू करता था, इशूइंग अथॉरिटी कौन थी, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज योर इंस्क्रिप्शंस वाला टॉपिक, जिसमें इंस्क्रिप्शंस की डेफिनेशन भी बॉक्स के अंदर आपको गिवन है आपकी बुक में। और इन इंस्क्रिप्शंस को डेसिफर यानी कि डिकोड कैसे किया जाता था, कौन सी लैंग्वेज में ये लिखी गई थी, ब्राह्मी एंड खरोस्ती। क्या है ये इनकी स्क्रिप्ट है, क्या है,
स्क्रिप्ट है, ठीक है। सो ब्रह्मी एंड खरोस्ती स्क्रिप्ट में ये लिखी गई थी। तो भाई इन दोनों स्क्रिप्ट को डेसिफर कैसे किया गया और किसने किया था, ठीक है। यहाँ पे एक एमसीक्यू है, व्हाट आर द बिग रॉक्स केप्ट ऑन द बरियल इन सेंट्रल एंड साउथ इंडिया कॉल्ड। अब सेंट्रल और साउथ इंडिया में बरियल्स के ऊपर बड़ी बड़ी रॉक्स रखी गई होती है, उनको क्या बोलते हैं? नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, पिलर्स, बोल्डर्स या मेगालिथ्स। तो भाई अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा उनको कहा जाता है मेगालिथ्स। चलिए जी, अब बात करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर की, विच इज किनशिप, कास्ट एंड क्लास। इसमें आपको क्या पढ़ना है? इसमें बुक की स्टार्टिंग हुई है विद द क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारता, ठीक है। तो भाई ये क्रिटिकल एडिशन क्या था, कैसे क्रिटिकली एनालाइज किया गया, कैसे क्रिटिकल एडिशन को प्रिपेयर किया गया, कितना टाइम इसमें लगा, ये सारी डिटेल्स आपकी एनसीईआरटी बुक में गिवन है, तो आपको पता होनी चाहिए। कौन कौन से चैप्टर्स थे उसमें, कितने चैप्टर्स थे महाभारत में, ठीक है, ये आपको रीड करना है। उसके बाद पैट्रिलिनी का कॉन्सेप्ट, कौन सा कॉन्सेप्ट? पैट्रिलिनी का कॉन्सेप्ट, द आइडियल ऑफ पैट्रिलिनी आपको पढ़ना जरूरी है। चलिए जी, तो भाई पैट्रिलिनी का मतलब क्या होता है? अपने डिसेंट को फादर की लाइन से ट्रेस करना, ठीक है। और इसका ऑपोजिट क्या है? मैट्रिलिनी, यानी कि अपने डिसेंट को मदर की लाइन से ट्रेस करना। उसके बाद आपको 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस गिवन है, वो 8 फॉर्म्स ऑफ मैरिजेस वाला बॉक्स आपको पढ़ना जरूरी है, जिसमें टाइप्स ऑफ मैरिजेस आपको गिवन है। उसके बाद आता है डिवाइन ऑर्डर। डिवाइन ऑर्डर में क्या आता है? डिवाइन ऑर्डर में आती है डिवाइन विल। किंग कौन था, किसकी मर्जी चलती थी, ठीक है। और इसके अलावा जो सोशल रोल्स थे सोसाइटी के, वो कैसे डिवाइडेड थे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये आपको पढ़ने जरूरी है। उसके बाद प्रॉपर सोशल रोल्स, यानी कि जैसे कि क्षत्रिय से एक्सपेक्टेड था कि वो वॉरियर्स की तरह सबको प्रोटेक्शन दे। ब्राह्मण्स का काम था टू टीच एंड लर्न वेदास। वैश्यास का काम था ट्रेडिंग का, और शूद्रास का काम था टू सर्व दी अदर अपर 3, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जातीस वाला टॉपिक। जातीस किसको बोलते हैं? और सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी मतलब कैसे आप अपने जो स्टेटस है उसको रेज कर सकते थे सोसाइटी के अंदर। उसके बाद आता है आपका जेंडर्ड एक्सेस टू प्रॉपर्टी। इसमें क्या आता है भाई कि कौन से ऐसे पैरामीटर थे जिसमें जेंडर के बेसिस पे प्रॉपर्टी को डिवाइड किया जाता था, और क्या फीमेल्स का कोई राइट होता था प्रॉपर्टी में? कौन सी ऐसी फर्स्ट फीमेल थी जिनको प्रॉपर्टी में राइट मिला था? प्रभावती गुप्ता। इनके बारे में जरूर पढ़ना है आपको। उसके बाद आते हैं आपका टॉपिक हिस्टोरियंस एंड महाभारत, कि भाई महाभारत को कैसे समझा है हमारे हिस्टोरियंस ने। मूविंग फॉरवर्ड टू आवर चैप्टर 4 विच इज थिंकर्स, बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स। इसमें आपको पढ़ना है अबाउट सांची, सांची स्तूप के बारे में, सिग्निफिकेंस उसकी, ठीक है। उसके अलावा इसको कब बनाया गया और इसमें क्या क्या चीजें रखी गई थी, ठीक है। उसके अलावा इसके आसपास स्टोन रेलिंग क्यों है, उसकी क्या सिग्निफिकेंस है, वो क्या डिपिक्ट करती है, ठीक है। उसके अलावा हु बिल्ट द कॉम्प्लेक्स और पेड फॉर इट्स कंस्ट्रक्शन, किसने इसको बनाया था। सैक्रिफिशियल ट्रेडिशन के बारे में आपको जरूर पढ़ना है, वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें आते हैं आपके यजनास, कि भाई सैक्रिफाइसेस क्यों दिए जाते थे, ठीक है। और कौन कौन से गॉड्स एंड गॉडेसेस के लिए ये किए जाते थे, और इनके पीछे का क्या रीजन था, जैसे कि लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, फॉर द बर्थ ऑफ सन्स, है ना। चलिए, देन हाउ बुद्धिस्ट टेक्स्ट वर प्रिपेयर्ड एंड प्रिजर्व्ड, कि कैसे बुद्धिस्ट टेक्स्ट को प्रिपेयर किया गया, जिसमें आपका त्रिपिटका आता है, सुता पिटका, विनय पिटका एंड अभिधम्मा पिटका, ये आपको पढ़ने हैं। और इनके अंदर का सब्जेक्ट
मैटर। उसके बाद आपको पढ़ना है द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म वाला टॉपिक, ठीक है। और उसके बाद आपको पढ़ना है लॉर्ड बुद्धा एंड हिज क्वेस्ट, यानी कि सर्च फॉर एनलाइटनमेंट, और उन्होंने एनलाइटनमेंट कहां अटेन किया था? अंडर बोधि ट्री, ठीक है। उसके बाद आता है आपका हेगियोग्राफी किसे कहते हैं? हेगियोग्राफी रेफर्स टू द बायोग्राफी ऑफ अ सेंट और अ रिलीजियस लीडर, जिसमें जनरली उस सेंट की अचीवमेंट्स के बारे में बताया जाता है और ये भी बताया जाता है कि जो सेंट के फॉलोअर्स थे वो उसके बारे में क्या सोचते थे। उसके बाद आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जरूर पढ़ना है, वो है द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा अटेन एनलाइटनमेंट? लुम्बिनी, सारनाथ, बोध गया या ग्वालियर? अभी अभी मैंने आपको बताया बोधि ट्री के नीचे बोध गया में, सो बोध गया में अंडर बोधि ट्री, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 5 थ्रू द आईज ऑफ द ट्रैवलर्स। इसमें आपको क्या पढ़ना है बच्चे? इसमें आपको पढ़ना है अल-बरूनी के बारे में, जो कि आपके फर्स्ट ट्रैवलर है जिनके बारे में डिस्कस किया गया है, उनके ऑब्जेक्टिव्स कि वो क्यों आए थे इंडिया में। उसके बाद आपके सेकंड ट्रैवलर है इब्न बतूता, उनकी बुक का नेम है रिहिला। सिमिलरली अल-बरूनी की बुक का नेम है किताबुल हिंद, ठीक है। उसके बाद अल-बरूनी एजुकेशन और एंटरटेनमेंट को कैसे देखते थे। उसके बाद आपके थर्ड ट्रैवलर है फ्रैंकोइस बर्नियर, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इन्होंने कॉन्स्टेंटली क्या किया? इन्होंने कंपैरिजन किया इंडिया का विद इनके खुद के नेशन के साथ, यानी कि इनका काम था कंपेयरिंग ईस्ट एंड वेस्ट। उसके बाद आपको पढ़ना है अल-बरूनी का डिस्क्रिप्शन। अल-बरूनी का डिस्क्रिप्शन अलग से गिवन है, कास्ट सिस्टम को उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया था वो आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसमें उनका पॉइंट ऑफ व्यू गिवन है रिगार्डिंग दी कास्ट सिस्टम, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है कि वर्ण सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब किया है हमारे ट्रैवलर्स ने। वर्ण सिस्टम क्या है हमारा? यही हियरार्किकल सिस्टम, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इसको बोलते हैं हम वर्ण सिस्टम। उसके बाद आता है आपका इब्न बतूता, और उन्होंने कैसे डिस्क्राइब किया है इंडियन सिटीज को कि भाई वो बहुत ज्यादा वहां चमक धमक होती थी, बहुत ब्यूटीफुल होती थी, ट्रेड होता था, बहुत कलरफुल होती थी, ये सारे वर्ड्स उन्होंने यूज किए हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है द इंपेरियल कारखानास के बारे में, ठीक है। ये आपका गिवन है बॉक्स पे, अगर आपको हेडिंग ना मिले तो मैं आपको बता देती हूँ, आपकी एनसीईआरटी बुक में बॉक्स में ये गिवन है टॉपिक। उसके बाद आपको बताना है कि कैसे इन ट्रैवलर्स ने वेमेन को डिस्क्राइब किया है कि वेमेन को एज स्लेव्स, एज सती एंड एज लेबरर्स ट्रीट किया जाता था, और सती सिस्टम को कैसे डिस्क्राइब किया गया है थ्रू ट्रैवलर्स, ठीक है। क्लियर हो गया? मेक श्योर आप ये टॉपिक्स अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं। मूविंग फॉरवर्ड आपके लिए एक एमसीक्यू है, हु रोट किताब उल हिंद। तो भाई यहाँ पे हमने ध्यान से पढ़ा होगा, अगर आपने चैप्टर तो आपको पता चल जाएगा। इब्न बतूता ने तो रिहिला लिखी थी, उनकी बुक का नेम था। अल-बरूनी ने लिखी थी किताब उल हिंद, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आता है आपका चैप्टर 6 भक्ति सूफी ट्रेडिशंस। इसमें आपको जो टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो पढ़ने हैं वो है इंटीग्रेशन ऑफ द कल्ट्स। कल्ट्स मतलब अलग अलग ग्रुप्स को कैसे एक साथ लाया गया। उसके बाद अर्ली ट्रेडिशंस कौन कौन से इमर्ज हुए भक्ति में, जैसे कि अलवर्स और नायनार्स के जो ट्रेडिशंस थे, कहाँ के रहने वाले थे और ये किसके फॉलोअर्स थे, ठीक है, शिवा एंड विष्णु के थे ना। उसके बाद विमेन डिवोटीज कौन कौन सी थी, उनके नेम्स आपको पता होने चाहिए, जैसे कि अंडल है ना। उसके बाद आता है आपका वीराशिवा ट्रेडिशन ऑफ कर्नाटका, ठीक है, वीराशिवा ट्रेडिशन ऑफ कर्नाटका, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका अगर हम सूफिज्म में बात करें तो आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सूफिज्म, भी एक बार पढ़ लेना सूफिज्म क्या है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका शरिया। शरिया क्या है? मुस्लिम लॉ या फिर लॉ गवर्निंग दी मुस्लिम सोसाइटी। उसके बाद आता है आपका उल्मा। उल्मा क्या है? जो स्कॉलर्स है इस्लामिक स्टडीज को जो पढ़ते हैं
उनके ग्रुप को कहा जाता है उल्मा। क्या कहा जाता है? उल्मा। ठीक है, उसके बाद आता है आपका नेम्स फॉर कम्युनिटीज। ये है माइग्रेंट कम्युनिटीज को जो नेम दिए जाते थे, जैसे कि तजाकिस्तान वालों को कहा जाता था तजिका। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना है कांखाज एंड सिलसिलास। कांखाज में क्या होता था भाई? कांखाज में देवर लाइक स्कूल्स जहां पे रिलीजियस टीचिंग्स दी जाती थी और कांखाज के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। उसके बाद सिलसिलास में आता है आपका चिश्ती सिलसिलास। सिलसिला का मतलब, सिलसिला वर्ड का मतलब गिवन है, सिलसिला का मतलब है चेन। कौन सी चेन? जो कि कनेक्ट कर रही है डिवोटी को किसके साथ? गुरु के साथ। उसके बाद चेन या फिर लिंक किसको कहा जाता है? जिसके थ्रू एजुकेशन को इम्पार्ट किया जाता था। ठीक है, उसके बाद आता है सूफीज एंड दी स्टेट, यानी कि सूफीज और स्टेट में आते हैं आपके किंग्स, जिसमें यह बताया गया है कि किंग्स अपने हॉस्पाइसेस को क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बनवाते थे सूफीज के। ठीक है, यानी कि वो सूफीज के जो आई वुड से घर होते थे या रहने की जगह होती थी, उनके पास रहना पसंद करते थे। कौन? किंग्स। उसके बाद आपको पढ़ने हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संत कबीर और उनकी टीचिंग्स, बाबा गुरु नानक और उनकी टीचिंग्स, और मीराबाई और उनकी टीचिंग्स के बारे में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एमसीक्यू, व्हाट इज शरिया? शरिया क्या था? मुस्लिम सूफी सेंट्स, फास्ट ड्यूरिंग रमजान, लॉज गवर्निंग मुस्लिम कम्युनिटी, या फिर गिविंग आर्म्स। तो भाई अभी मैंने आपको बताया शरिया था लॉ गवर्निंग द मुस्लिम कम्युनिटी। ठीक है, शरिया में वो लॉज लेड डाउन थे जिनको मुस्लिम कम्युनिटी को फॉलो करना पड़ता था। मूविंग फॉरवर्ड अब आता है आपका चैप्टर नंबर 7 एंड इंपेरियल कैपिटल विजयनगर। चलिए जी, इसमें आपको विजयनगर का ओल्ड नेम पढ़ना है हम्पी। हम्पी की डिस्कवरी। ठीक है, हम्पी नेम किसके नेम पे रखा गया था? लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी के नेम पे। यह आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ के जो ग्रुप्स थे रायास, नायकास और सुल्तान्स, उनके बारे में पता करना है, उनकी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ना है जरूर। उसके बाद मोस्ट इन्फ्लुएंशियल रूलर थे कृष्णदेव राय। 1509 to 29 तक इन्होंने रूल किया था। इनके बारे में पढ़ना है और इन्होंने कौन कौन सी चीजें कंस्ट्रक्ट कराई। ठीक है, ये जरूर पढ़ना। उसके बाद आता है आपका द रॉयल सेंटर और सेक्रेड सेंटर के बारे में, जिसमें आपका आता है महानवमी डिब्बा। याद है ना? ठीक है, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, और यहाँ पे कौन कौन सी एक्टिविटीज होती थी और इसका फिजिकल डिस्क्रिप्शन भी पढ़ना जरूरी है। चलिए जी, मूविंग फॉरवर्ड, अनदर नेम फॉर विजयनगर सिटी वॉज फतेहपुर सीकरी, हम्पी, हस्तिनापुर या नंगलापुरम। तो भाई यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया कि हम्पी था इसका ओल्ड नेम, सो द करेक्ट आंसर इज हम्पी। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 8 पीजेंट, जमींदार्स एंड स्टेट, जिसमें आपको पढ़ना है एजेंट्स ऑफ द स्टेट कौन थे। ठीक है, यहाँ पे स्टेट किसको कहा गया है? ब्रिटिश गवर्नमेंट को। क्या करते थे वो? रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, असेस करते थे पहले रेवेन्यू कितना होगा। ठीक है, कैसे असेस करते थे? लैंड को मेजर करके कलेक्ट करते थे रेवेन्यू और रिकॉर्ड्स रखते थे। ठीक है, उसके बाद आपको इरिगेशन एंड टेक्नोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ना है। विलेज कम्युनिटी में कौन कौन से लोग इंक्लूडेड थे? मेन, वेमेन, चिल्ड्रन, किस टाइप के लोग, वो आपको पढ़ना है। पंचायती सिस्टम कैसा था और हेडमैन किसको बोलते थे, वो पढ़ना है। विमेन का क्या रोल था अग्रेरियन सोसाइटी में, क्या क्या काम विमेन करती थी इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, वो आपको पढ़ना है। उसके बाद वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज दी जमींदार्स वाला टॉपिक और रोल ऑफ जमींदार्स आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है लैंड रेवेन्यू सिस्टम क्या था।
ठीक है, लैंड के रेवेन्यू को कैसे मेजर किया जाता था और किस बेसिस पे रेवेन्यू लिया जाता था फ्रॉम फार्मर्स। ठीक है, उसके बाद एक टर्म डिस्कस की गई है अमीन। अमीन किसको बोलते थे? उस ऑफिशियल को बोलते थे जो कि इंश्योर करता था कि सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि ब्रिटिश स्टेट, इंपेरियल मतलब ब्रिटिश स्टेट लगा रही है, वो प्रोविंसेस यानी कि स्टेट्स में अप्लाई हो रहे हैं या नहीं। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मनसबदारी सिस्टम, जो आपको पढ़ना है। ओके, सो यहाँ पे हमारा ये जो मनसबदारी सिस्टम है ये क्या था? तो बेसिकली आपको ये समझना जरूरी है कि मनसबदारी सिस्टम था क्या, मनसबदार्स कौन थे। ठीक है, तो बेसिकली ये एक ब्यूरोक्रेटिक अपैरेटस यानी कि एक ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम था। ठीक है, एक ऐसी बॉडी थी जो कि स्टेट के सिविल और मिलिट्री अफेयर्स को मैनेज करती थी। ठीक है, यानी कि एक ऐसा ग्रुप था जो कि ब्रिटिशर्स के बिहाफ पे सिविल और मिलिट्री अफेयर्स देखती थी। ठीक है, इसके अलावा और क्या करते थे? ये क्लासिफाई करते थे लैंड्स अंडर अकबर। अब अकबर के अंडर लैंड्स को कैसे क्लासिफाई किया गया? एक तरीके के लैंड को कहा जाता था पोलज। ठीक है, ये जो इस टाइप का जो लैंड था इसको एनुअली कल्टीवेट किया जाता था फॉर ईच क्रॉप इन सक्सेशन। ठीक है, और इस टाइप ऑफ लैंड को कभी फैलो यानी कि बंजर नहीं छोड़ा जाता था, हर टाइम इस पे खेती चलती रहती थी। फिर अनदर टाइप ऑफ लैंड था पड़ौती। अब पड़ौती क्या होता था? पड़ौती एक ऐसा लैंड था जिसपे काफी टाइम तक कल्टीवेशन नहीं की जाती थी ताकि वो लैंड अपनी स्ट्रेंथ को रिकवर कर सके। नेक्स्ट टाइप ऑफ लैंड था चच्चड़ या फिर चाचड़। ठीक है, इस लैंड को 3 या 4 साल तक फैलो यानी कि बंजर छोड़ा जाता था, खेती नहीं करी जाती थी इस पे। और फोर्थ टाइप ऑफ लैंड था बंजर। बंजर बोलते थे एक ऐसे अनकल्टिवेटेड लैंड को जहां पे खेती नहीं हो सकती थी क्योंकि वो 5 साल या उससे ज्यादा टाइम तक बंजर पड़ा था, या फिर जिसको हम कहते हैं ना ये तो बंजर लैंड है, मतलब वेस्ट लैंड की तरह इसको माना जाता था। तो आपको ये टाइप्स ऑफ लैंड्स पता होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी एन.ई. अकबरी। ठीक है, अब एन.ए. अकबरी जो कि अबुल फजल ने लिखी थी, उसमें उसने क्या क्या लिखा था भाई? उसमें उसने डिटेल्ड अकाउंट दिया था कोर्ट के बारे में, मुगल कोर्ट, मुगल आर्मी, सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू क्या थी, प्रोविंसेस कितनी थी, एम्पायर का फिजिकल लेआउट कैसा था, वहां का लिटरेरी, कल्चरल और रिलीजियस ट्रेडिशन कैसे थे, कितने दफ्तर थे। ठीक है, अब इसमें दफ्तर्स कैसे मेंशन किए हैं? 5 बुक्स में। ठीक है, दफ्तर्स उसने मेंशन किए हैं जिसमें जो फर्स्ट 3 बुक्स हैं उसमें उसने सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिस्क्राइब किया है। फर्स्ट बुक का नाम है मंजिल आबादी। ठीक है, जिसमें हाउस होल्ड के बारे में और उसकी मेंटेनेंस कैसे करी जाती थी इसके बारे में बताया है। सेकंड बुक है सिपाही आबादी, जिसमें सोल्जर्स के बारे में और उनके रिक्रूटमेंट सिस्टम के बारे में बताया है, और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाता था उस पर थोड़ी सी हाईलाइट किया है। उसके बाद जो थर्ड बुक है मुल्क आबादी, उसमें बताया है फिस्कल साइड यानी कि इकोनॉमिक साइड बताई है, डिस्कस करी है एम्पायर की। इसके अलावा रेवेन्यू रेट्स के बारे में बताया है। ठीक है, ऐसे जितने भी इकोनॉमिक टर्म्स थी वो थर्ड बुक में मेंशन करी गई है। तो इन बुक्स के नेम्स आपको याद होने चाहिए। कौन सी बुक्स है? मंजिल आबादी, सिपाही आबादी और मुल्क आबादी। ठीक है, अब यहाँ पे रिलेटेड एमसीक्यू है, हु रोट एन.ए. अकबरी। एन.ए. अकबरी किसने लिखी है? अबुल फजल, अल बरूनी, इब्न बतूता या अब्दुल रज़ाक? तो भाई अबुल फजल ने लिखी है एन.ए. अकबरी। अब है आपका चैप्टर नंबर 9, किंग्स एंड क्रोनिकल्स। चलिए जी, इसमें मुगल एम्पायर के बारे में पूरा डिस्क्राइब किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे मुगल्स की अगर बात करें तो मुगल्स क्या मानते थे कि उनको अपॉइंट किया है किसने? डिवाइन विल ने। डिवाइन विल यहाँ किसको कहा है? गॉड ने, यानी कि भाई गॉड ने उनको भेजा है इस धरती पे रूल करने के लिए। ठीक है, इसके अलावा एक वर्ड मेंशन्ड है क्रोनिकल्स, जो कि टाइटल में मेंशन्ड है। क्रोनिकल्स किसको बोलते हैं? अकाउंट्स को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? अकाउंट्स को। ऐसे अकाउंट्स, कैसे अकाउंट्स? जो कि क्रोनोलॉजिकल मैनर में लिखे जाएं, यानी कि इवेंट्स को सीरीज में लिखा जाए। जैसे
ठीक है। इसके अलावा मुगल्स ने अपना नेम कहां से डेराइव किया वो आपको पता होना चाहिए, मंगोल से। कहां से? मंगोल से, ठीक है। उसके बाद फाउंडर कौन थे मुगल एम्पायर के? जहीरुद्दीन अकबर। और उनके सक्सेसर कौन थे? नसीरुद्दीन हुमायूं, जिन्होंने 1530 से लेके 1540 तक रूल किया। फिर इनके रूल में एक ब्रेक आया और फिर 1555 से 56 में इन्होंने दोबारा से रूल किया और फ्रंटियर्स, जो एम्पायर के फ्रंटियर्स थे, उनको एक्सपैंड किया। ये गैप इनका क्यों आया? क्योंकि एग्जाइल पे चले गए थे कुछ टाइम के लिए, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना जरूरी है कि ये गैप कैसे आया। अब जब आप एनसीईआरटी ध्यान से पढ़ोगे तभी आप इस चीज को समझ पाओगे अच्छे से। उसके बाद आपको टॉपिक पढ़ना है द प्रोडक्शन ऑफ क्रोनिकल्स की। ये जो क्रोनिकल्स थी, ये जो मुगल टेक्स्ट है, इनको कहाँ और कैसे प्रोड्यूस किया जाता था? हु यूज्ड टू राइट दीज क्रोनिकल्स, हु यूज्ड टू प्रोड्यूस दीज क्रोनिकल्स, व्हाट वाज इट टोटल प्रोसीजर ऑफ दिस प्रोडक्शन। देन दी अकबरनामा एंड बादशाह नामा क्या थी, ठीक है, किसकी प्रेज में इनको लिखा गया, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है हाउ मुगल किंगडम एक्टेड एज अ यूनिफाइंग फोर्स। इसमें क्या आएगा भाई? इसमें आएगी डाइवर्सिटी कितनी थी भाई मुगल किंगडम में। अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड्स के लोग तो रहते थे लेकिन तब भी सब में यूनिटी थी, यानी कि एक बड़े से अम्ब्रेला की तरह वर्क करता था मुगल एम्पायर, जिसके शेड के अंदर सब लोग खुशी खुशी रहते थे। उसके बाद आता है आपका द मुगल कोर्ट्स। मुगल कोर्ट्स कैसे थे और कोर्ट का फिजिकल लेआउट। फिजिकल लेआउट में क्या आता है कोर्ट के, कि भाई किंग के साथ क्लोज प्रॉक्सिमिटी में कौन बैठता था, किंग से थोड़ा दूर कौन बैठता था। एक्सिस मुंडी ऐसी टर्म्स आएंगी। एक्सेस मुंडी जैसे ये जो टर्म है, इसका क्या मतलब है? एक्सेस मुंडी कहते हैं बेसिकली एक ऐसी पोजीशन को किंग की जहां से वो पूरे कोर्ट को व्यू कर सके और कोर्ट की एक्टिविटीज को व्यू कर सके। उसके बाद आता है अकबर्स क्वेस्ट। क्वेस्ट मतलब सर्च फॉर रिलीजियस नॉलेज, कि भाई अकबर पढ़ने लिखने का बहुत शौकीन था, उसको अलग अलग रिलीजन्स के बारे में पढ़ना पसंद था, इसलिए उसने क्रिश्चियनिटी के बारे में भी काफी स्टडी किया था, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड आपके लिए अब यहाँ पे एमसीक्यू है, द सक्सेसर ऑफ बाबर वॉज। बाबर के सक्सेसर कौन थे? बाबर के बाद कौन आए थे? क्योंकि फर्स्ट मुगल एम्परर तो बाबर थे, उसके बाद कौन आए थे? हुमायूं, अकबर, शाहजहां या फिर जहांगीर। तो भाई हुमायूं थे। कौन थे? हुमायूं। अभी हमने यहाँ पे पढ़ा हिज सक्सेसर। किसके सक्सेसर? जहीरुद्दीन बाबर के सक्सेसर कौन थे? नसीरुद्दीन हुमायूं। क्लियर हो गया? चलिए जी, नेक्स्ट है आपका चैप्टर 10 कॉलोनियलिज्म एंड दी कंट्री साइड। इसमें आपको पढ़ना है बंगाल की थोड़ी सी हिस्ट्री दी है यहाँ पे कि कैसे ब्रिटिशर्स बंगाल में आए, उस टाइम पे वहां का क्या सिस्टम चल रहा था एग्रीकल्चर का, ये आपको पढ़ना है। और जमींदार की क्या पावर थी वहां पे, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद प्रॉब्लम ऑफ अनपेड रेवेन्यू, कि भाई पीजेंट्स के ऊपर रेवेन्यू पाइल अप होता चला गया और वो पे बैक नहीं कर पा रहे थे, तो वो ऐसी सिचुएशन में कैसे फंस गए, ये आपको पढ़ना है, ठीक है। और जमींदार डिफॉल्ट क्यों कर रहे थे पेमेंट्स पे, कि भाई पीजेंट जमींदार को पैसे नहीं दे रहे थे और आगे जमींदार ब्रिटिशर्स को पैसे नहीं दे पा रहे थे, तो ऐसा क्यों हो रहा था? वाई जमींदार डिफॉल्टेड ऑन दी पेमेंट्स, ठीक है। उसके बाद आपको ये वाला टॉपिक पढ़ के देखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग एज वेल, तो पढ़ते हुए तुम्हें काफी मजा आने वाला है। उसके बाद आपको पढ़ना है द राइज ऑफ जोतेदार्स, की एक न्यू कम्युनिटी, जमींदार तो थे ही, इनके चैलेंजर्स बन के आ गए थे कौन? जोतेदार्स। कौन आ गए थे? जोतेदार, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल थे, किससे डरते नहीं थे, ठीक है, काफी ज्यादा माइटी थे, तो इनके बारे में पढ़ना है आपको। उसके बाद आपको वेरी इंपॉर्टेंट ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में फुल फ्लेजेड वे में पढ़ना है। ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ फीचर्स भी आपको पढ़ने हैं और कुछ पर्सन्स के नेम, जो इनके ऑफिसर्स थे, उनके नेम्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं संथल। संथल्स कौन थे? पहाड़ियास थे। कौन थे? पहाड़ियास, पहाड़ों में रहने वाले, ठीक है। तो इनके बारे में आपको पढ़ना है। हाउ डिड संथल्स रीच दी राजमहल हिल्स। ये राजमहल हिल्स कैसे पहुंच गए और क्यों पहुंचे, वाई, क्या रीजन था इनका, ठीक है। उसके बाद ऐसी कुछ टर्म्स हैं, और जो आपकी बुक में जितने भी पिंक बॉक्सेस, येलो बॉक्सेस गिवन है, उन बॉक्सेस को जरूर पढ़ना क्योंकि उनमें टर्म्स गिवन होती है, जैसे कि साहूकार। साहूकार कौन होता है?
साहूकार इज अ पर्सन और समवन हु एक्टेड एज बोथ अ मनी लेंडर एंड अ ट्रेडर। साहूकार किसको बोलते थे? जो ब्रिटिशर्स के टाइम में मनी लेंडर भी होता था, मनी लेंड किसको करता था? वो पीजेंट्स को, ठीक है, और ट्रेडर भी होता था, खुद ट्रेडिंग भी करता था, बेसिकली मर्चेंट होता था। देन व्हाट वर द हिल फोक्स नोन एज? हिल फोक्स को क्या बोलते थे? डीकूस, रियोट, संथल्स या पहाड़ियास? तो अभी मैंने बताया हिल फोक्स को कहते थे पहाड़ियास। क्या कहते थे? पहाड़ियास। ठीक है, चलिए जी, नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 11 रिबेल्स एंड द राज, जिसमें आपको पढ़ने हैं रिबेल्स के बारे में। कौन थे रिबेल्स भाई? कौन थे ये रिबेल्स? तो यहाँ पे देखते हैं, हमें पढ़ना है म्यूटिनी की सबसे पहले डेफिनेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। म्यूटिनी क्या था? एक ऐसा कलेक्टिव डिसोबीडियंस, ठीक है, का एक्ट, ठीक है, जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फॉर्म करी थी उनको तोड़ दिया था। किसने? जो लोग रिबेल कर रहे थे, रिबेल्स ने, ठीक है। उसके बाद रिवोल्ट किसको कहते हैं? एक ऐसा रिबेलियन जिसमें जो लोग हैं वो रूलिंग अथॉरिटी या जो रूलिंग पावर, जैसे उस टाइम पे ब्रिटिश पावर थी, उसी के अगेंस्ट हो जाए, ठीक है। तो ये जो वर्ड है रिवोल्ट और रिबेलियन, ये एक जैसे से ही है, सिनोनिम्स है एक दूसरे के, ठीक है। इसके अलावा आपको क्या पढ़ना है? पैटर्न ऑफ म्यूटिनी क्या था, कि भाई उन्होंने जो सिपॉइज थे, आई वॉज फॉरगेटिंग दिस टर्म, जो सिपॉइज थे उन्होंने म्यूटिनीज कैसे शुरू करी, ठीक है, कैसे प्लानिंग करी उन्होंने कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हम जाएंगे, फर्स्ट मूव क्या था उनका, कैसे वो आपस में कम्युनिकेट करते थे। एक हेडिंग है आपके उसमें, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन क्या थी उनकी, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन करके एक हेडिंग है, जरूर पढ़ना उसको। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन है, द पैटर्न ऑफ म्यूटिनीज एंड द पीसेस ऑफ एविडेंस दैट सजेस्ट सम सॉर्ट ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन रेज सेंट्रल क्रूशियल क्वेश्चंस, हाउ वर द प्लान्स मेड। अगेन वही लाइंस ऑफ क्वेश्चन पे ये आ गया है क्वेश्चन कि ये प्लान्स, ये डिस्कशंस जो वो आपस में करते थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट, वो कब करते थे, कैसे करते थे, ठीक है। तो इस पे क्वेश्चन बनता है। उसके बाद इन्हीं में से लीडर्स कौन थे और फॉलोअर्स कौन थे, और ये एक्चुअल में चाहते क्या थे, इनकी डिमांड्स क्या थी, रिबेल्स की डिमांड्स क्या थी। और वो जो कार्ट्रिजेस वाला एक पूरा एपिसोड है कि इनको एक रूमर फैल गया था कि काउ और पिग के फैट की कार्ट्रिजेस इनको दी जा रही हैं, तो वो वाला पूरा एपिसोड आपको पढ़ना जरूरी है कि कैसे फिर इन्होंने रिवोल्ट किया और क्वेश्चन किया ब्रिटिश गवर्नमेंट को, क्योंकि इट वाज गोइंग अगेंस्ट देयर रिलीजन, राइट। सो ये वाला एपिसोड पूरा आपको पढ़ना है। और कैसे फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, जब इन्होंने फाइनली रिवोल्ट कर दिया, तो कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके रिवोल्ट को सप्रेस किया, इनकी रिप्रेशन कैसे हुआ एंड ऑल दैट एक्टिविटी। ये पूरा एक आई वुड से एक पूरा इनका एपिसोड है जो नरेटेड है आपकी एनसीईआरटी में, तो वो एक बार आप जरूर पढ़ के जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, सो व्हाई वर द सिपॉइज डिसकंटेंटेड? डिसकंटेंटेड मतलब नाराज, दुखी क्यों थे विद द ब्रिटिश? अब्यूज और फिजिकल वायलेंस, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, लेस पे एज कंपेयर टू द ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो भाई ये सभी रीजन सही है। ब्रिटिशर्स उनको अब्यूज करते थे, फिजिकली मारते पीटते थे, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको ब्लैक्स कह के ट्रीट किया जाता था इंडियंस को, और एज कंपेयर टू ब्रिटिश काउंटर पार्ट्स, ब्रिटिश कलीग्स जो इंडियंस थे उनको लेस पेमेंट दी जाती थी। सो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आता है जी आपका चैप्टर नंबर 12 कॉलोनियल सिटीज, जिसमें आपको पढ़ना है द कॉन्सेप्ट ऑफ अर्बनाइजेशन, प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, ठीक है। अब इसमें आपके जो इंट्रोडक्शन है उसमें इंट्रो में ये बताया गया है कि आप 3 बिग सिटीज के बारे में पढ़ेंगे, मद्रास, चेन्नई, जिसको आप बोलते हैं कैलकाटा या फिर कोलकाता या फिर बॉम्बे और मुंबई, ठीक है। अब ये आपको बताना है कि ये जो 3 सिटीज हैं ये इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन कैसे बन गई, कि क्या यहाँ पे प्रोड्यूस होता था, और ये पोर्ट सिटीज थी तो कैसे इनको फायदा होता था, ठीक है। दे बिकेम इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर ट्रेड ड्यू टू इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। पोर्ट सिटीज होने के कारण यहाँ पे ट्रेड इजीली हो पाता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा होता था। कॉलोनियल रिकॉर्ड्स और अर्बन हिस्ट्री वाला ये टॉपिक आपको पढ़ना है कि हमें ये सब कहाँ से पता चला है, ठीक है। तो कॉलोनियल रिकॉर्ड से पता चला है भाई,
और अर्बन हिस्ट्री वाला टॉपिक, फिर टाउन प्लानिंग किस मैनर में होती थी, और उस टाइम जो घरों के आर्किटेक्चर थे वो कैसे थे, क्योंकि उस टाइम पे तो आर्किटेक्चर सारा ब्रिटिशर्स ने अपने अकॉर्डिंग बना लिया था तब तक, ठीक है। उसके बाद 3 मेजर सिटीज जो आपकी मैंने बताई, मेड्रास, कैलकाटा और बॉम्बे, इनके बारे में आपको डिटेल में अच्छे से स्टडी करना है। अलग अलग सेक्शन में आपकी एनसीईआरटी में इनके बारे में बताया गया है कि ये किसके ट्रेडिंग हब्स थे, क्या क्या चीजें यहाँ पे होती थी, क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पे करी जाती थी, ठीक है। उसके बाद आपके लिए एमसीक्यू है, व्हाई डिड पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज फ्लॉक टू द सिटीज, लोग गांव से शहर में क्यों आते थे, एजुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, या फिर एग्रीकल्चर के लिए। तो भाई कहीं ना कहीं आपको लगेगा मैम सारी रीजन सही है, लेकिन मेजर रीजन था यहाँ पे भाई एम्प्लॉयमेंट के लिए, जॉब ढूंढने, ठीक है, इन सर्च ऑफ न्यू एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। चलिए जी, उसके बाद आता है आपका चैप्टर नंबर 13, महात्मा गांधी एंड द नेशनलिस्ट मूवमेंट, जिसमें सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाला टॉपिक आपको पढ़ना है, ठीक है, जिसमें आती है आपकी ये जो टॉपिक स्टार्ट है या चैप्टर स्टार्ट है गांधी जी की इनिशियल एक्टिविटीज से स्टार्ट है, जब वो 1915 में आए और 1948 तक उन्होंने कौन कौन सी एक्टिविटीज कैरी आउट करी, कौन कौन से ऐसे मेजर मूवमेंट्स करे, ठीक है, वो कैसे एक लीडर बने। द मेकिंग ऑफ महात्मा में क्या आता है, हाउ ही बिकेम अ लीडर, लीडर कैसे बने, और महात्मा टाइटल उनके नाम के आगे कैसे लग गया, क्योंकि महात्मा तो हम किसको बोलते हैं, किसी बहुत ही सुपर ह्यूमन को बोलते हैं हम महात्मा, तो उसको उनको सुपर ह्यूमन की तरह कैसे लोग ट्रीट करने लगे, ऐसा उन्होंने क्या किया था। तो भाई उनके वर्क्स आ जाएंगे जो आपको लिखने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे, और आप उनकी सभी एक्टिविटीज, ठीक है, और उन्होंने कैसे लोगों को मोबिलाइज किया, यानी कि फॉलोअर्स उनके कैसे गेन हुए, ठीक है। उसके बाद उन्होंने इनिशिएटिव्स जब लिए चंपारण में, अहमदाबाद में और खेड़ा में, ये किसके लिए लिए थे उन्होंने इनिशिएटिव्स, पीजेंट्स के लिए, कि भाई याद है आपकी बुक में गिवन है कि भाई एक पीजेंट आया था महात्मा गांधी के पास और उनसे कहा कि आप मेरे साथ चंपारण चलो, ठीक है, क्योंकि वहां पे हमें हमारी मनमर्जी की क्रॉप ग्रो करने की परमिशन नहीं दे रही है ब्रिटिश गवर्नमेंट, और हमसे जबरदस्ती इंडिगो ग्रो करवाया जा रहा है। तो फिर गांधी जी ने जब ये मूवमेंट स्टार्ट किया, वो आपको पूरा अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद आपका नेक्स्ट मूवमेंट आता है रोलेट एक्ट के अगेंस्ट, जो महात्मा गांधी ने मूवमेंट स्टार्ट किया था, और रोलेट एक्ट था क्या, ठीक है, रोलेट एक्ट आपको पढ़ना है कि रोलेट एक्ट में क्या क्या आता है। उसके बाद आपको पढ़ना है खिलाफत मूवमेंट, किसने इसको स्टार्ट किया, और सॉल्ट सत्याग्रह। सॉल्ट सत्याग्रह में क्या था कि भाई जब सॉल्ट की मोनोपोली किसके पास आ गई थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास आ गई थी जब सॉल्ट की मोनोपोली, और ये कह दिया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कि कोई भी अपने घर में कंज्यूम करने लायक भी सॉल्ट नहीं बनाएगा, ब्रिटिश जो राशन शॉप्स हैं वहीं से आपको सॉल्ट मिलेगा। तो ये जो सॉल्ट मोनोपोली थी, इसके अगेंस्ट सॉल्ट सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने, और उन्होंने खुद दांडी मार्च किया था सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए। क्या किया था उन्होंने, दांडी मार्च किया था, किस लिए, ऑपरेसिव सॉल्ट लॉ को ब्रेक करने के लिए, बाय मेकिंग अ फिस्टफुल, ये टर्म मैं आपकी एनसीईआरटी में से ही बोल रही हूँ सारी, फिस्टफुल ऑफ सॉल्ट। तो जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको पता होना चाहिए ये सब हुआ था। उसके बाद आता है आपका फाइनली, जब गांधी जी ने एक मास मूवमेंट स्टार्ट कर दिया था, इसको एक मास मूवमेंट में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि सॉल्ट सत्याग्रह सक्सेसफुल हो गया था, तो आया था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। अब इससे रिलेटेड आपके लिए एक एमसीक्यू है, विच वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडिया, क्विट इंडिया मूवमेंट, खिलाफत, सिविल डिसोबीडियंस, स्वदेशी मूवमेंट, या फिर सॉल्ट सत्याग्रह। तो भाई ये जो सॉल्ट लॉ ब्रेक हुआ था, दिस वाज द फर्स्ट मास मूवमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश इंडिया। और इसको सत्याग्रह क्यों कहा है, क्योंकि ये नॉन वायलेंट था, ये भी आपको पता होना चाहिए कि गांधी जी ने कहा था हम अपना मूवमेंट नॉन वायलेंट रखेंगे। उसके बाद आता है आपका चैप्टर 14, अंडरस्टैंडिंग पार्टीशन, पॉलिटिक्स, मेमोरीज एंड एक्सपीरियंसेस, जिसमें सबसे पहले कहा है कि पार्टीशन या हॉलोकॉस्ट। हॉलोकॉस्ट किसको बोलते हैं, मास नंबर ऑफ किलिंग, ठीक है। तो क्या आपके हिसाब से पार्टीशन का प्रोसीजर सिर्फ पार्टीशन था या फिर वो एक हॉलोकॉस्ट था,
ठीक है, तो इस पे आपको आई वुड से ये हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन है, तो आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। उसके बाद व्हाई एंड हाउ डिड पार्टीशन हैपन, तो आपको रीजंस पता होने चाहिए, और पार्टीशन हुआ कैसे, हाउ डिड पार्टीशन हैपन, ये वाला टॉपिक आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको टर्म्स कुछ पढ़नी है, जैसे कि कम्युनलिज्म किसको कहते हैं, कि भाई रिलीजन के नेम पे, ठीक है, एक दूसरे को मार देना, जैसे कि उस टाइम पे हो रहा था कि हिंदू एंड मुस्लिम्स एंटी हो गए थे, ठीक है, तो रिलीजन के नेम पे एक दूसरे को मारना, ठीक है। सो कम्युनलिज्म का कॉन्सेप्ट। उसके बाद इफेक्ट्स क्या हुए पार्टीशन के, क्या आउटकम निकला, लोगों की लाइफ पे कैसे असर पड़ा पार्टीशन का। उसके बाद मेमोरीज ऑफ द पीपल, उसमें डिस्कस करी गई हैं आपकी बुक में लोगों की मेमोरीज, जो जिन्होंने फर्स्ट हैंड या सेकेंड हैंड एक्सपीरियंसेस को जिया है, उनकी क्या मेमोरीज थी, उनको उन्होंने पार्टीशन को किस वे में व्यू किया, उनको क्या क्या फेस करना पड़ा, ये सब आपको ध्यान में रखना जरूरी है, और उनके क्या एक्सपीरियंसेस थे, एक्सपीरियंसेस ऑफ द पीपल। अब यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, हु वाज नोन एज फ्रंटियर गांधी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मौलाना अबुल कलम, खान अब्दुल गफ्फार खान, शेख अब्दुल्ला, नवाब सलीमुल्ला। तो भाई खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता था फ्रंटियर गांधी, ठीक है। उसके बाद है आपका चैप्टर नंबर 15, लास्ट चैप्टर है आपका फाइनल चैप्टर, फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू एरा। तो यहाँ पे हमारा जब हमें इंडिपेंडेंस मिल गई थी, उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि भाई अब कंट्री को गवर्न करने के लिए एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, जो कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जो कि हमारे जितने भी डाइवर्सिटी वाला ये जो पूरा नेशन है, इसमें जितने भी लोग हैं, सबकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सके। तो अब ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाना आसान तो था नहीं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, क्विट इंडिया स्ट्रगल से चैप्टर शुरू होता है कि भाई सबसे पहले आपका क्विट इंडिया स्ट्रगल जब खत्म हुई 1942 में, उसके बाद भारत को आजादी मिल गई, ठीक है। उसके बाद क्या बनी, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी कि भाई अब ये सारे डिसीजंस जो अब नेशन के फ्यूचर को लेके लिए जाने हैं, कि कहाँ बैठ के लिए जाए, तो भाई कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन में क्या है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन के जो ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए वो ले डाउन कैसे करे गए, उनके पीछे क्या रीजन था, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था। उसके बाद आती है आपकी द पावर्स ऑफ द स्टेट, कि भाई कैसे सेंटर और स्टेट के बीच में पावर्स को डिवाइड किया जाएगा, स्टेट के पास कितनी पावर होगी और सेंटर के पास कितनी पावर होगी। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का रफ ड्राफ्ट कैसे प्रोवाइड हुआ, और उसमें 3 लिस्ट कौन सी मेंशन करी गई, कौन सी है हमारी 3 लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। और इनका सब्जेक्ट मैटर आपको पता होना चाहिए, ये आई गेस आपके 9th क्लास में जो आपकी पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें भी गिवन था, आई गेस ये आपकी 11th क्लास की बुक में भी गिवन है। चलिए जी, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो प्रेसिडेंट कौन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, जवाहरलाल नेहरू, BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर सरदार पटेल। सो भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ आवर टुडे सेशन। आज के सेशन में मैंने आपको बताया कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं हिस्ट्री में जो आपको पढ़ के जाने हैं चैप्टर वाइज। आई होप आपने मेरे साथ मार्क कर लिए होंगे वो टॉपिक्स, और अब आप अपने एग्जाम्स की प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर सकते हैं। फोकस करके पढ़ाई करना शुरू कर दो। यू कैन ज्वाइन आवर लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप फॉर ऑल द फ्री एंड पेड बैचेस, and as well you can join our Telegram channel for all the latest updates, and the number for inquiry is reflected on the screen. And now I shall see you in the next class. Till then, take care. Bye bye.